मीरा, ओ मीरा, जल्दी से उठ जा बेटी, स्कूल के लिए देर हो जाएगी। अरे मेरी प्यारी नानी माँ, मैं तो कब से उठ गई हूँ और तैयार भी हो गई हूँ। अरे वाह, क्या बात है, मेरी लाडो तैयार भी हो गई। जब आप पानी भरने गई थी ना, तो मैं तब से ही उठ गई थी। चलो अब जल्दी से मुझे खाना दे दो, मेरे पेट में मोटे मोटे चूहे कूद रहे हैं। मीरा बड़े मजे से पेट भरकर खाना खाती है और स्कूल के लिए चली जाती है। मीरा अपनी नानी के साथ काशीपुर गांव में रहती थी। मीरा की माँ सुधा की शादी पास ही के एक गांव में हुई थी। उसका पति पवन एक फैक्ट्री में काम करता था। सुधा की 2 बेटियां थी और अब वो एक बार फिर से माँ बनने वाली थी। सभी इस बार आस लगाकर बैठे थे कि सुधा इस बार एक बेटे को जन्म देगी। इस बार एक बेटा हो जाए तो पूरे गांव में लड्डू बांटूंगी। हे भगवान, मेरा बच्चा और सुधा ठीक रहे, आप इन दोनों का ध्यान रखना। और तभी वहाँ कुछ देर में नर्स आ जाती है। मुबारक हो, लक्ष्मी आई है, बेटी हुई है आपकी बहू से। जी, वो बच्चा और सुधा ठीक तो है ना? जी सब ठीक है। पहले क्या कम लड़कियाँ थी इस घर में जो एक और आ गई। और फिर कांति बिना लड़की को देखे घर चली जाती है। अगले दिन सुधा को भी हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है और वो अपने पति के साथ बच्ची को लेकर घर आती है। तो कांति बच्ची को देखती है। उसके माथे पर एक काला निशान होता है, जिसे देखकर कांति उसे भला बुरा कहने लगती है। बहन जी, बेटियां तो भगवान का रूप होती हैं और हर बच्चा अपना भाग्य लेकर ही पैदा होता है। आप चिंता मत करिए, भगवान सब अच्छा करेंगे। अरे पहले ही आपकी बेटी ने इतना भार डाल दिया है मेरे बेटे के कंधों पर। 2 बेटियां पैदा करके और ऊपर से ये एक बेटी, और वो भी मुंह पर ये काला सा निशान लेकर। उस बच्ची के मुंह पर एक जन्मजात निशान था, जिसे देखकर कुछ लोग तरह तरह की बातें बना रहे थे। अरे मुंह पर ऐसे निशान वाले बच्चे अपने पिता के लिए सही नहीं होते। इस तरह के बच्चे अपने परिवार वालों के लिए कष्टकारी होते हैं। अपनी सहेलियों की ये सब बातें सुनकर कांति के मन में डर बैठ जाता है और अब वो उस बच्ची को बिल्कुल भी अपने घर नहीं रखना चाहते थे। तभी कांति सरला से कहती है, देखिए बहन जी, आप अपनी बेटी और इस लड़की को यहाँ से लेकर जाओ, हमें ये दोनों नहीं चाहिए। माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं अपनी बेटी को कहीं नहीं लेकर जाऊंगी। हाँ माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हो? ये अब हमारी बच्ची है और सुधा इसको लेकर कहीं नहीं जाएगी। चुप कर तू कुछ नहीं जानता। ये लड़की तेरे लिए सही नहीं है, समझा तू? ये तो यहाँ से जाएगी ही। कांति की ये सब बातें सुनकर कमला को कुछ समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। फिर कमला उस छोटी सी बच्ची को अपने साथ अपने घर ले जाने का फैसला करती है। बहन जी, आप सुधा को यही रखिए, मैं इस बच्ची को अपने साथ ले जाती हूँ और अब से इसका लालन पालन मैं ही करूँगी। और कमला उस बच्ची को अपने साथ घर ले जाती है और उसका नाम मीरा रखती है। कमला मीरा को बहुत प्यार करती थी। अब मीरा के लिए उसकी नानी ही उसके माँ बाप थे। मीरा की नानी अकेले ही मीरा का पालन पोषण कर रही थी। उसके लिए अब वो लोगों के घरों में काम भी कर रही थी। धीरे धीरे मीरा बड़ी हो रही थी और अब अपने चेहरे पर पड़े इस निशान के बारे में अपनी नानी से पूछती है। नानी माँ, ये मेरे चेहरे पर कैसा निशान है? मेरी बच्ची, ये तो तुम्हें विधि माता ने खुद दिया है, तुम्हें सबसे अलग बनाकर, क्योंकि मेरी मीरा तो सबसे अलग और सबसे सुंदर है ना। मीरा की नानी कभी भी उसे अपने माता पिता की कमी महसूस नहीं होने दिया करती थी। गांव में भी सब लोग उन्हीं की बातें किया करते थे कि कैसे उसने अकेले ही मीरा को पाला। एक दिन मीरा अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी, तभी वहाँ 2 औरतें आपस में बात कर रही थी। अरे ये मीरा तो बहुत बड़ी हो गई है, इतनी सी थी जब इसकी नानी इसको लेकर आई थी। हाँ, सुना है जब ये पैदा हुई थी तो इसकी दादी ने इसको घर से निकाल दिया था, क्योंकि इसके मुंह पर ये काला सा निशान था। इसकी दादी नहीं चाहती थी कि इसका असर उसके बेटे पर पड़े, तभी तो इसकी नानी इसको अपने साथ ले आई, नहीं तो ना जाने वो इसके साथ क्या करते। लेकिन अब तो देखो सब ठीक। मीरा उनकी बातें सुनकर काफी उदास हो जाती है और अपनी नानी के पास जाकर बैठ जाती है। क्या हुआ मेरी लाडो, क्यों मुंह फुलाकर बैठी हो? नानी माँ, मेरे माता पिता ने मुझे अपने घर में क्यों नहीं रखा? क्या उन्होंने मुझे अपने घर से निकाल दिया था क्योंकि मेरे मुंह पर ये निशान है? ये बेकार की बातें मेरी लाडो से किसने की? मेरी बच्ची का दिल दुखाया उन्होंने? ये सब झूठ बातें हैं बेटी, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जब तू पैदा हुई थी तो सब बहुत खुश हुए थे। ये तो मैं यहाँ अकेली रहती थी, अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए मैं तुझे अपने साथ ले आई थी। जब तू इस निशान के साथ पैदा हुई थी तो सबसे सुंदर लग रही थी, तब मैंने सबसे कह दिया था
कि मैं इसको अपने साथ ही रखूंगी। अब मुझे भी तो अपने साथ के लिए कोई चाहिए था ना। सच में नानी माँ, मैं सबसे सुंदर थी? हाँ मेरी बच्ची, तुम अब भी सबसे सुंदर हो। समय बीतता गया और मीरा अब बड़ी हो चुकी थी। अब उसने अपने स्कूल की पढ़ाई भी खत्म कर ली थी और अब वो एक कलेक्टर बनना चाहती थी। नानी माँ, मैं एक कलेक्टर बनना चाहती हूँ। अरे वाह मेरी लाडो, अब अफसर बनना चाहती है। हाँ नानी, पर इसके लिए मुझे शहर जाना पड़ेगा और इसके लिए बहुत सारे पैसे भी लगेंगे। कोई बात नहीं मेरी बच्ची, मैं पैसों का इंतजाम कर दूंगी। लेकिन नानी माँ, मैं आपको अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगी। अरे बेटा, तू एक बार अफसर बन जा, फिर मैं भी तेरे पास ही आ जाऊंगी। उसकी नानी मीरा का एडमिशन एक अच्छे कॉलेज में करवा देती है, लेकिन उसके लिए वो अपनी सारी जमीन गिरवी रख देती है। अब कमला फिर से अपने घर में अकेले रह गई थी और ज्यादा उम्र होने की वजह से उससे ज्यादा काम भी नहीं हो पाता था। लेकिन फिर भी वो लोगों के घरों में काम करके कुछ पैसे जमा कर रही थी और फिर वो पैसे मीरा को भेज दिया करती थी। कुछ साल ऐसे ही बीत जाते हैं और एक दिन कमला के घर पर एक सेठ अपने कुछ आदमियों के साथ आता है। सुन बुढ़िया, अब तुझे ये जमीन खाली करनी होगी। अब ये जमीन मेरी हो गई है। सेठ जी, मुझे कुछ दिन यहाँ रहने दीजिए। मेरी बेटी के आते ही मैं सारे पैसे लौटा दूंगी। अरे मैं ये सारी जमीन किसी और को बेच रहा हूँ, इसलिए अब तू यहाँ नहीं रह सकती। सेठ जी, मैंने तो ये जमीन गिरवी रखवाई थी, तो फिर आप किसी और को ये जमीन कैसे बेच सकते हो? तूने खुद ही तो उन पेपर पर अंगूठा लगाया था। सेठ, तूने मेरे साथ धोखा किया है। तूने धोखे से मेरी जमीन हड़प ली है। और तभी सेठ के आदमी कमला को घर से निकालकर उसके घर पर कब्जा कर लेते हैं। तभी वहाँ पुलिस की गाड़ी आ जाती है और उस गाड़ी से मीरा बाहर निकलती है। मीरा अब एक कलेक्टर बन चुकी होती है। मीरा अपनी नानी के पास आती है और उनका आशीर्वाद लेती है। सेठ और उसके आदमी पुलिस को देखकर घबरा जाते हैं। मीरा को जब उनकी करतूत का पता चलता है तो वो उन्हें जेल में डाल देती है। नानी माँ, आज मैं सिर्फ आपकी वजह से कलेक्टर बन पाई हूँ। मैं तो हमेशा से ही कहती थी कि तुझ पर विधि माता का आशीर्वाद है। देखा, बन गई ना मेरी बेटी अफसर। और तभी मीरा अपनी नानी का हाथ पकड़कर उन्हें अपनी गाड़ी के पास ले जाती है। नानी माँ, बैठो इस गाड़ी में। बेटा मैं? हाँ नानी माँ, इस पर आपका हक है। आपकी मेहनत की बदौलत ही मैं आज इस मुकाम तक पहुँची हूँ। मेरी सफलता के पीछे सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत है। मीरा की ये बातें सुनकर कमला की आंखें भर आती हैं। तभी मीरा उसे कहती है, नानी माँ, अब से हमारे रोने के दिन गए। अब हमारी जिंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। और ये कहकर मीरा कमला को गाड़ी में बिठाती है और उसे एक बड़े से आलीशान बंगले में ले जाती है, जहाँ बहुत से नौकर काम कर रहे होते हैं। तभी मीरा कमला से कहती है, आज से ये हमारा घर है नानी माँ, और अब से आपको काम करने की जरूरत नहीं है। अब आप सिर्फ आराम ही आराम करेंगी। मेरी लाडो, तू हमेशा खुश रहे। इसके बाद दिन प्रतिदिन मीरा उपलब्धियां हासिल करती है और टीवी अखबारों में चारों तरफ उसी की कामयाबी के चर्चे होते हैं। उधर मीरा के माता पिता टीवी पर अपनी बेटी की सफलता देखकर खुश होते हैं, तो वहीं उसकी दादी कांति अपने किए पर बहुत पछताती है। मोहन और सीमा बहुत परेशान थे क्योंकि शादी के 10 साल होने के बाद भी वो माँ बाप नहीं बन पाए थे। मोहन मजदूरी करता था और उसी से घर चलता था। सीमा ने माता रानी का व्रत रखा और फिर उसका सपना पूरा हुआ। मोहन और सीमा को एक बेटा हुआ और उसका नाम मोनू रखा। देखो जी, हमारा बेटा कितना खूबसूरत है। वो तो होगा ही, मुझ पर जो गया है। वो दोनों बहुत खुश हैं। मोहन एक दिन काम से लौटते वक्त मोनू के लिए एक लॉकेट खरीद कर लाया। लॉकेट में मोहन, सीमा और मोनू की प्यारी छवि है। उसने घर लौटने के बाद वो लॉकेट मोनू के गले में पहना दिया और बोला, ये लॉकेट हमारी निशानी है, ये जीवन भर मोनू के पास रहेगा। वो तो ठीक है, पर ये इतना बदमाश है कि पूछो मत, सोता ही नहीं है। अरे सीमा, तुम इसको लोरी सुनाओ ना। लोरी सुनकर सारे बच्चे सो जाते हैं। सीमा लोरी सुनाना शुरू करती है। लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बताशा, मुन्ना करे तमाशा। लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बताशा, मुन्ना करे तमाशा।
मुन्ना करे तमाशा। ऐसे ही दिन भी बीतते रहे। मोनू थोड़ा बड़ा हुआ। एक दिन मोनू ने मेले में घूमने जाने की जिद पकड़ ली। दुर्गा माँ के मंडप के पास मेला लगा था। महेश और सीमा मोनू को मेले में लेकर गए, मगर तभी दुर्घटना घटी। मेले में अचानक से आग लग गई। अरे बाप रे, मेले में आग लग गई है, भागो, अरे भागो। सीमा भागो, आग लग गई है। आप मोनू को छोड़िएगा मत। सभी इधर उधर जान बचाने के लिए भागने लगे और फिर वही हुआ जिसका डर था। मोहन से मोनू का हाथ छूट जाता है। मोनू वहीं गिर जाता है। माँ, पापा, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। इतने शोर में सीमा और मोहन मोनू को सुन नहीं पाए। भीड़ से दूर जाकर वो मोनू को ढूंढने लगे। अरे मोनू कहाँ गया? मोनू, आपने मेरे मोनू का हाथ छोड़ दिया। अरे इतनी भीड़ में कब और क्या हुआ, कुछ पता ही नहीं चला। ढूंढो उसे। मोनू, मोनू, मेरा मोनू। दोनों ने मिलकर मोनू को बहुत ढूंढा, मगर मोनू नहीं मिला। मोहन और सीमा रोते हुए घर चले आए। इतनी मुश्किल से दोनों को संतान प्राप्ति हुई थी। घर में खुशी आई थी, लेकिन आज सारी खुशी खत्म हो गई। सीमा ने रोते हुए कहा, हे भगवान, हमारे साथ ऐसे क्यों हुआ? हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? हे भगवान, आज मेले में क्यों गए हम? वो सब मुझे नहीं पता। मुझे मेरा मोनू वापस चाहिए। मुझे मेरा मोनू ला दो। मेरा मोनू ला दो मुझे। ठीक है सीमा, तुम चिंता मत करो, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मोनू को ढूंढ कर ही लाऊंगा। ये बोलकर मोहन घर से निकल गया और रास्ते में इधर उधर मोनू को ढूंढता रहा। ढूंढते ढूंढते मोहन को समय का कोई ध्यान नहीं रहा। शाम को थका हारा वो घर आया। सीमा रो रही थी। मोहन को देखकर वो बोली, क्या हुआ जी? मेरा मोनू कहीं मिला? नहीं सीमा, मैंने सब जगह ढूंढा पर मोनू कहीं भी नहीं मिला। झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ। मेरा मोनू मेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। मेरा मोनू वापस आएगा। आज ये वचन देता हूँ, मैं मोनू तो तुम्हारी गोद में ला कर ही रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपने प्राण ही क्यों ना देने पड़े। अगले दिन से मोहन बस मोनू को ढूंढता रहा और सीमा घर पर रोती रही। कुछ दिन बीत गए। काम पर न जाने की वजह से मोहन का काम भी चला गया और घर पर रो रो कर सीमा पागल सी हो गई। कुछ दिन बाद घर का सारा राशन खत्म हो गया। तब दोनों को मालूम हुआ कि ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। अगर खाना ही ना मिले तो वो मोनू को ढूंढेंगे कैसे? ये सोचकर दोनों ने अमीरों के घर नौकरी शुरू की। उन घरों में मोहन घर की साफ सफाई करने से लेकर कपड़े धोने तक सारा काम करता रहा और सरला उन घरों में खाना बनाने लगी। काम के बाद बचे हुए समय में मोनू की खोज में दोनों बस इधर उधर भागते रहे। देखना सीमा, मोनू एक दिन जरूर मिलेगा। बस उसे एक बार देख लो इन आंखों से। मैं भगवान से दुआ मांगती हूँ। ऐसे ही 25 साल बीत गए, मगर मोनू अभी तक नहीं मिला। इतने दिनों में मोहन और सीमा बहुत सारे घरों में काम कर चुके हैं। एक दिन दोनों को खबर मिली कि शहर में एक अभिषेक नाम का आदमी आया है। उसकी उम्र तो बस 30 साल है, मगर उसके पास पैसे बहुत हैं और उसको 2 काम करने वालों की जरूरत है। तनख्वाह भी बहुत अच्छी है। मोहन और सीमा उसके पास जाते हैं। मालिक, हमें ये काम दे दीजिए मालिक। हमें काम की बहुत जरूरत है। हाँ, तुम दोनों काम कर पाओगे क्या? इतनी उम्र जो हो गई है। अभिषेक की पत्नी का नाम ऋतु है। ऋतु वहाँ पर आ जाती है और कहती है, ये दोनों बूढ़ा बूढ़ी किसी काम के नहीं, भगा दो इन दोनों को। नहीं नहीं मालकिन, हम बिना कुछ कहे काम करेंगे, बस हमें इस काम के लिए रख लीजिए। ठीक है, रख तो लेंगे, मगर काम के वक्त थोड़ा सा भी नखरा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मोहन और सीमा को काम मिल जाता है और दोनों काम पर लग जाते हैं। मोहन घर साफ करता है और सीमा खाना बनाने में लग जाती है। ए बुड्ढे, उधर ठीक से साफ नहीं हुआ, ठीक से साफ कर चल। जी मालकिन, अभी करता हूँ। अरे ठीक से कर, ये वाला कोना क्या तेरा बाप साफ करेगा? मोहन चुपचाप सुनता रहता है और काम करता रहता है। उधर सीमा खाना बना लेती है। अभिषेक और ऋतु दोनों खाने के लिए बैठते हैं। सीमा दोनों को खाना देती है और चुपचाप पास में खड़ी रहती है। अभिषेक पहला निवाला लेता है और कहीं खो जाता है। अरे ये क्या हुआ अभिषेक? क्या हुआ मालिक? खाना अच्छा नहीं बना है क्या? नहीं नहीं, वो बात नहीं है, ये स्वाद बहुत जाना पहचाना सा लग रहा है। जाना पहचाना? ये कैसे हो सकता है?
सीमा ने तो पहली बार खाना बनाया है इस घर में। हाँ वो बात तो है, पता नहीं ये मेरा भ्रम हो सकता है। दोनों खाना खा लेते हैं, लेकिन तभी मोहन गलती से कांच का बर्तन जमीन पर गिरा देता है और वो टूट जाता है। रितु बहुत गुस्सा हो जाती है। अरे ये क्या कर दिया इस बूढ़े ने, इतना महंगा बर्तन तोड़ दिया। माफ करना मालकिन, गलती हो गई। गलती? इस घर में गलती की कोई माफी नहीं है। तभी अभिषेक एक छड़ी लाता है और मोहन को मारने लगता है। सीमा भाग कर आती है और अभिषेक के पैर पकड़ लेती है। माफ कर दीजिए मालिक, इनकी तबीयत ठीक नहीं है। लो बहाना शुरू, मैंने तभी बोला था कि इन दोनों को निकाल दो, अब भुगतो। आप मुझे मारिए मालिक, लेकिन इन्हें छोड़ दीजिए। हाँ तुझे भी मारूंगी, मार खाने का बहुत शौक चढ़ा है ना तुझे। रितु तभी एक छड़ी लाती है और सीमा को मारने लगती है। दोनों चिल्लाते हैं। मारने के बाद अभिषेक और रितु अपने कमरे में चले जाते हैं। रात में सीमा और मोहन रसोई में सो रहे होते हैं। तभी वो सुनते हैं कि रात को अभिषेक अपने कमरे में चिल्ला रहा है, माँ मुझे ले चल माँ। मालिक ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं? तभी सीमा अभिषेक के कमरे के बाहर जाकर मालकिन पुकारती है। तभी रितु दरवाजा खोलती है और कहती है, क्या हुआ इतनी रात को? मालिक चिल्ला रहे हैं, सुनकर रह नहीं पाई। अभिषेक को बीमारी है, उसको कभी कभी नींद नहीं आती, तब वो ऐसे ही चिल्लाता है। मैं कोशिश करके देखूं, तू क्या करेगी? लोरी सुनाऊंगी। लोरी से सभी सो जाते हैं। सीमा अभिषेक के पास जाती है और लोरी सुनाती है। लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बताशा, मुन्ना करे तमाशा। लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बताशा, मुन्ना करे तमाशा। अभिषेक तुरंत सो जाता है। रितु को आश्चर्य होता है, लेकिन सुबह अभिषेक ऑफिस के लिए निकलता है। उसके ऑफिस में आज एक जरूरी मीटिंग है, इसलिए वो हड़बड़ी में घर से निकलता है और बिना इधर उधर देखे रास्ता पार करता है। पर तभी रास्ते में गाड़ी आकर उसे धक्का मार देती है और वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगता है। रितु, सीमा और मोहन दौड़कर उसके पास जाते हैं। तीनों मिलकर अभिषेक को उठाने की कोशिश करते हैं और तभी मोहन और सीमा देखते हैं कि अभिषेक के गले में एक लॉकेट है। ये वही लॉकेट है जिसे मोहन ने मोनू के गले में पहनाया था। मोहन और सीमा उस लॉकेट को देखकर चौंक जाते हैं। अरे ये लॉकेट मालिक के पास कैसे आया? ये लॉकेट तो अभिषेक के पास बचपन से है। वो अनाथ है, किसी मेले में खो गया था। अभिषेक से ही सुना है मैंने। मेले में आग लगने के कारण दौड़ते हुए वो गिर गया था और उसके पापा से उसका हाथ छूट गया था। फिर सब कुछ खत्म होने के बाद जब वो मेले के पास बैठकर रो रहा था, तब किसी अनाथ आश्रम के मालिक ने उसे देखा और उसे अपने साथ लेकर गए। अभिषेक ने अनाथ आश्रम में रहकर ही पढ़ाई पूरी की और नौकरी करने बाहर चला गया। बचपन से ये लॉकेट उसके पास है। ये सुनकर मोहन और सीमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। असल में ये वही लॉकेट है जो मोहन ने मोनू के गले में पहनाया था। अभिषेक असल में उनका मोनू है। वो तुरंत मोनू को उठाकर दुर्गा माँ के मंदिर में ले जाते हैं और माँ से प्रार्थना करते हैं, हे माँ, मेरा बच्चा 25 साल पहले खो गया था। इतना ढूंढने के बाद आज वो मिला है हमें। उसको फिर से हमसे अलग मत करना माँ। तभी दुर्गा माँ प्रकट होती है और अभिषेक यानी मोनू को ठीक कर देती है। मोनू को सब कुछ पता चलता है और फिर वो सब समझ जाता है कि क्यों सीमा का बनाया हुआ खाना जाना पहचाना लग रहा था, क्यों सीमा की लोरी सुनकर वो सो गया था। वो मोहन और सीमा पर किए गए अत्याचार की भी माफी मांगता है। माँ, पापा, मुझे माफ कर दो। मैंने आप दोनों पर बहुत अत्याचार किए हैं। मैं उस बात के लिए शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ कर दो। चुप कर बेटा, माँ बाप से कोई माफी मांगता है क्या? ये बोलकर मोहन और सीमा अपने बेटे को गले लगा लेते हैं। रितु भी माफी मांगती है। अंत में सभी एक साथ हो जाते हैं और खुशी खुशी